नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईवीएस वर्चुअल कैंपस पर स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग व्हाट्स आर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम 1 और लेसन 3 का भी कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो सेशन में लेसन 1 एंड लेसन 2 के बारे में डिटेल में चर्चा हो चुकी है। आज हम लेसन 3 के बारे में आज हम लोग देखेंगे। लेसन 3 में क्या क्या वर्ड्स है। हर एक चैप्टर में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक चैप्टर में 20 वर्ड है और इस पूरे वॉल्यूम में ना 18 चैप्टर है। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स है। ये वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में, मीडिया के दूसरे सेक्शंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एकेडमिक पेपर जो आप देते हैं उसमें, ये हर एक तरह के परीक्षाओं के लिए और हमारे डेली यूजेस के लिए ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो कि हमें जानना चाहिए कि हम परीक्षा दें अथवा परीक्षा नहीं दें। एक अंग्रेजी को बेहतर करने के दृष्टिकोण से ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम अपनी इस बिजनेस को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो हमारा वर्ड है आर्डेंट। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है इस लेसन 3 का वो है आर्डेंट। चलिए सबसे पहले हम लोग आर्डेंट को देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से जो आर्डेंट है वो एडजेक्टिव है और आर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्साही, जोशीला, उमंग। ठीक है, चलिए इसका हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है उत्साही, जोशीला, उमंग। चलिए अब हम इसके सिनोनिम्स को देखते हैं कि इसके और भी क्या क्या वर्ड्स हैं इसी बात को कहने के लिए, उत्साही, जोशीला और उमंगी को कहने के लिए हमारे पास और कितने ढंग के वर्ड है। चलिए हम उन वर्ड्स को देखते हैं, उन सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे चलिए देखते हैं। अब एडजेक्टिव का सिनोनिम्स एडजेक्टिव होना चाहिए, पैशनेट, ठीक है ना। चलिए इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक, फर्वेंट, एविड और भी कई तरह के वर्ड्स हैं। जोशीला और उत्साही कहने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप इन सभी वर्ड्स का एक समान तरीके से यूज कर सकते हैं, इनके बीच कोई ज्यादा ना बहुत बड़ा मेजर अंतर नहीं है। आप आर्डेंट के जगह पर आप इन पैशनेट, इंथुजियास्टिक, फर्वेंट और एविड जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसके अपोजिट को देखा जाए, इसका एंटोनिम्स क्या है। अब कोई व्यक्ति अगर जोशीला है तो उसका अपोजिट क्या होगा? वो व्यक्ति उदासीन होगा। उदासीन व्यक्ति में ना किसी तरह का जोश नहीं रहता है। तो चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एपाथेटिक। इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे एपाथेटिक, ठीक है ना, अनइंथुजियास्टिक, अनइंथुजियास्टिक। इसका अगर हिंदी क्या अगर हम बात करेंगे तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उदासीन, ठीक है ना, उमंगहीन, जिसमें किसी तरह का उमंग नहीं हो, जोश नहीं हो, जोशहीन। चलिए एक सेंटेंस की मदद से हम इस आर्डेंट बात को समझते हैं कि इस आर्डेंट का इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कि देखिए, ही इज एन आर्डेंट सपोर्टर, he is an ardent supporter of, चलिए हम किसी भी आईपीएल का ले लेते हैं कि वो किसी आईपीएल की टीम का एक बहुत ही उत्साही जोशीला सपोर्टर है, मतलब उसको सपोर्ट करता है। चलिए हमने सीएसके ले लिया, हमने सीएसके ले लिया, तो इसका पूरा हिंदी क्या निकलेगा कि वो सीएसके का एक जबरदस्त सपोर्टर है ना। सीएसके के लिए वो उसमें उत्साह भरा रहता है। तो चलिए हमारा ये फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया, आर्डेंट। यदि कोई व्यक्ति आर्डेंट है, वो उत्साही है, जोशीला, उमंगी। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? पैशनेट, इंथुजियास्टिक, फर्वेंट और एविड। सिनोनिम्स और भी हो सकते हैं। चलिए इसका अपोजिट या एंटोनिम्स क्या होंगे? एपैथेटिक। यदि कोई व्यक्ति एपैथेटिक है, इसका मतलब है कि उसमें किसी तरह का उत्साह नहीं है, वो उदासीन है, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। अनइंथुजियास्टिक का भी मतलब यही होता है कि वो व्यक्ति उमंगहीन है ना, जोशीहीन है। चलिए हम लोग अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। वर्ड नंबर 2, चलिए देखिए वर्ड नंबर 2 और एक नेक्स्ट और वर्ड है, हम दोनों को साथ में लेकर करेंगे काम। तो वर्ड नंबर 2 आपका है इस किताब में, इस चैप्टर में अवार्ड, ठीक है ना। और क्या कहते हैं वर्ड नंबर 12 है वो है रिवार्ड। हम दोनों को एक ही जगह कर लेते हैं तो बेहतर होगा, ठीक है ना। नंबर 2 और नंबर 12 वर्ड है ना, आपस में मिलते जुलते हैं, तो इनको एक ही बार कर लिया जाए। देखिए ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, पहले ये इसको समझ लिया जाए। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इनमें थोड़े थोड़े अंतर है। इनमें थोड़े थोड़े अंतर, हम कहाँ अवार्ड का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ रिवार्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इनका हिंदी आप समझते हैं, इनका हिंदी क्या होता है? पुरस्कार और इनाम। आप इसको जो आप इसका हिंदी नाम दे दे, पुरस्कार और इनाम इसके हिंदी होंगे। अब हम कहाँ अवार्ड इस्तेमाल करेंगे और कहाँ रिवार्ड इस्तेमाल करेंगे, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखिए
यदि कोई नाम दे दिया गया हो, कोई नाम है, तो नाम के साथ अवार्ड का इस्तेमाल करते हैं, नाम के साथ रिवार्ड नहीं। जैसे ऑस्कर अवार्ड, जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए देते हैं ऑस्कर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, ये हो गया पुलित्जर अवार्ड, ठीक है ना। जितने भी नाम है, नाम के साथ ना हम अवार्ड का इस्तेमाल करते हैं, किसी नाम के साथ ना रिवार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ऑस्कर अवार्ड कहेंगे, हम नोबेल अवार्ड कहेंगे, हम पुलित्जर अवार्ड कहेंगे, नाम अगर है तो वो है फिल्म फेयर अवार्ड होता है, नाम के साथ हम अवार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अवार्ड का फिर और कहाँ इस्तेमाल होता है, देखिए यदि किसी के वेतन में जो बढ़ोतरी होता है, आप ऐसा समझिए, ये तो पहला मामला हो गया कि नाम के साथ हम अवार्ड का इस्तेमाल करते हैं। वेतन में या पैसे में जो बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना, पैसे में जो बढ़ोतरी होती है, उस बढ़ोतरी के लिए रिवॉर्ड जो होता है वो अवार्ड होता है। जैसे कि पे अवार्ड होता है, सरकार क्या करती है, टाइम टू टाइम पैसे बढ़ाती है, तो इसको कहते हैं पे अवार्ड कहेंगे। चलिए देखिए, किसी स्टूडेंट को स्कूल या कॉलेज से जो स्कॉलरशिप मिलता है उसको आगे पढ़ने के लिए, तो वो भी अवार्ड होता है। स्टूडेंट के लिए वो क्या होता है, स्टूडेंट के लिए अवार्ड होता है। यानी कि स्कूल या कॉलेज से, आप इसको सरल भाषा में समझे, स्कूल या कॉलेज से मिलने वाली राशि है ना अवार्ड कहलाती है। मिलने वाली राशि जो होती है ना वो अवार्ड कहलाती है। तो अवार्ड का इस्तेमाल इन मामलों में ज्यादातर होता है। रिवार्ड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ये भी तो, इसका भी हिंदी सेम होगा, तो इसका हम कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा इसके प्रयोग को देख लेते हैं। देखिए, आपने किसी का कोई हेल्प किया, आपने किसी का कोई मदद किया, ठीक है ना। चलिए, आपने कोई मेहनत किया, मेहनत के फलस्वरूप आप कुछ पाते हैं, ठीक है ना। अगर आप कुछ मेहनत करते हैं और उस मेहनत के फलस्वरूप कुछ पाते हैं, आप किसी का मदद करते हैं और मदद के फलस्वरूप आप कुछ पाते हैं, तो इस मामले में हम रिवार्ड का इस्तेमाल करेंगे। रिवार्ड का इस्तेमाल इस मामले में होता है कि आप लेबर करते हैं, आप किसी का हेल्प करते हैं, उसके लिए कुछ भलाई का काम करते हैं, और उसके एवज में आपको जो मिलता है वो आपके लिए एक रिवार्ड है, वो अवार्ड नहीं है, वो आपके लिए एक रिवार्ड है। चलिए, दूसरा इसका हम यूज कहाँ करते हैं, देखिए, पुलिस किसी के ऊपर जो इनामी राशि जो घोषित करती है ना, उस मामले में जो इनामी राशि होता है वो रिवार्ड होता है। किसी के सिर के ऊपर 5 लाख, 2 लाख, 50,000 का रिवार्ड घोषित किया जाता है, ठीक है ना। तो पुलिस के मामलों में आप ऐसे समझे सरल भाषा में, पुलिस मामलों में हम रिवार्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो किसी के ऊपर घोषित किया जाता है। तो बच्चों, ये रिवार्ड और रिवार्ड जो है ना वो आपस में सिनोनिम्स है, ठीक है ना। दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके अलग अलग जगह है। अवार्ड का इस्तेमाल करेंगे नाम के साथ, जैसे ऑस्कर अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड। वेतन या पैसे में जो बढ़ोतरी होती है उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो अवार्ड होते हैं, जैसे पे अवार्ड, एनुअल पे अवार्ड है ना, सरकार हर साल पैसे में बढ़ोतरी, अपने कर्मचारियों के पैसे में बढ़ोतरी करती है, तो वो अवार्ड होता है। स्कूल या कॉलेज से मिलने वाली राशि स्टूडेंट के लिए क्या होगा, अवार्ड होगा। चलिए, रिवार्ड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, रिवार्ड का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर मदद के फलस्वरूप अथवा मेहनत के फलस्वरूप आप कुछ प्राप्त करते हैं, तो आपका जो प्राप्त जो चीज होता है ना आपके लिए रिवार्ड होता है। चलिए, पुलिसिया मामलों में भी हम रिवार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, हम ये समझते हैं कि हमारा अवार्ड और रिवार्ड का यूजेस क्लियर हो गया होगा। हालांकि इस वर्ड का कोई खास बेहतरीन साइनोनिम नहीं। हालांकि साइनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो इन दोनों के लिए कॉमन सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं, इन जो कॉमन सिनोनिम्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इन दोनों के लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑनर, ठीक है ना, एक्वलेड, ये कॉमन सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये भी सम्मान या पुरस्कार जैसा कुछ चीज होता है। चलिए, हमारा जो थर्ड वर्ड है हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग थर्ड वर्ड की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा थर्ड वर्ड क्या है। चलिए, थर्ड वर्ड और फोर्थ वर्ड है ना, हम लोग एक साथ करेंगे। थर्ड वर्ड हमारा है इमिग्रांट, और फोर्थ वर्ड जो है ना वो है इमिग्रांट। और हमारा जो फोर्थ वर्ड है ना वो है इमिग्रांट। इन दोनों को थोड़ा सा देख लिया जाए कि इमिग्रांट और इमिग्रांट क्या होता है। देखिए, इमिग्रांट वे व्यक्ति होते हैं जो विदेश आने वाला, आप ऐसा समझिए, आने वाला और जाने वाला, तो विदेश में जाकर बसने वाले को हम इमिग्रांट कहते हैं, ठीक है ना। ये सरल भाषा में कहें तो विदेश में जाकर बसने वाला जो होता है वो आपका इमिग्रांट होता है। जैसे कि भारतवंशी जो अमेरिका में बस गए हैं, जो खाड़ी देशों में बस गए हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे, इंडियन इमिग्रांट। इसको हमको कहना है कि अमेरिका में बसे भारतीय नागरिक, इसको हम कैसे कहेंगे, तोड़ के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इंडियन इमिग्रांट। जाकर, देखिए, ये जाने वाला इमिग्रांट होता है। सरल भाषा में इसको हम समझ सकते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं वो इमिग्रांट, तो जाकर बसने वाला जो होता है वो इमिग्रांट
इंडियन इमिग्रांट इसी चीज को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, इंडियन इमिग्रांट इन द यूएसए, है ना, अमेरिका में बसे हुए भारतीय नागरिक। चलिए ये इमिग्रांट क्या होता है कि आकर, ये देखिए जाने वाला इमिग्रांट हो गया और आने वाला क्या हो गया, इमिग्रांट हो गया, ठीक है ना। चलिए तो दूसरे देश से आकर, दूसरे देश से आकर, ठीक है ना, अस्थायी रूप से बसने वाला, अस्थायी रूप से बसने वाला को क्या कहेंगे, इमिग्रांट कहेंगे। जैसे कि देखिए अब बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, या और भी देशों के लोग जो भारत में रह रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो इमिग्रांट कहलाएंगे, ठीक है ना, वो भारत के लिए क्या कहलाएंगे, इमिग्रांट कहलाएंगे। चलिए अब इसको अब कैसे लिखेंगे, बांग्लादेशी, अगर इसी चीज को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, बांग्लादेशी। चलिए इमिग्रांट्स, बांग्लादेशी इमिग्रांट्स इन इंडिया, ये बांग्लादेशी जो है वो अवैध रूप से परमानेंटली यहाँ पर आकर बस गए। तो इमिग्रांट और इमिग्रांट एक तरह के सिनोनिम्स है। अगर इसका छोटा अगर हिंदी कहा जाए तो इसका छोटा हिंदी होगा उत्प्रवासी, ठीक है ना, इसका छोटा हिंदी होगा उत्प्रवासी, और इसका छोटा में हिंदी अगर हम बात करें तो इसका होगा अप्रवासी। चलिए तो ये एक बहुत, इसको याद रखना आसान है, इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखा जा सकता है। देखिए जाने वाला, आप ऐसे समझिए, ट्रिक समझिए, जाने वाला इमिग्रेंट, इस एग्जिट निकल जाइए आप, इसे एग्जिट निकल जाइए, ट्रिक है, इसको याद रखने वाला, आप निकल जाइएगा तो आप इमिग्रेंट है। और अगर आप आते हैं आई से आइए, आई से चले आइए, तो आने वाला जो होता है वो इमिग्रेंट होता है। बस हमको यही इमिग्रेंट और इमिग्रेंट के बारे में समझना है। चलिए वर्ड नंबर 5 हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो वर्ड नंबर 5 में हम लोग आते हैं। वर्ड नंबर हमारा 5 जो है वो है सर इंसुलेट। चलिए अब हम लोग आगे बात को लेके चलते, इंसुलेट। देखिए इंसुलेट एक साइंस में पढ़ना है ना, आवरण चढ़ाना उसको कहते हैं, हमें उस इंसुलेट से मतलब नहीं है। इंग्लिश में इंसुलेट का क्या यूज है, हमें इस चीज को समझना है। इंसुलेट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होगा, हमें ये समझना है। प्रीपोजिशन जरूरत पड़ने पर अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेगा। चलिए ये महत्व का चीज है। ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है, आप तो वर्ड सीख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप प्रीपोजिशन भी सीख रहे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो सेशन है आपके आगे के कैरियर के लिए। आगे आप अगर इसको पढ़ते हैं, इसके सारे लेसन्स को एक बार इसको सीक्वेंस रूप से देखते हैं, 1 2 ये पहले हो चुका है। आज का हमारा ये वीडियो सेशन जो है ना वो लेसन 3 पढ़ा। तो अगर आप इस तरह से सीक्वेंस में पढ़ते हैं, आप कुछ समय के बाद आपके पास वर्ड के अच्छे खासे भंडार हो जाएंगे। चलिए इंसुलेट का मतलब क्या होता है, बचाना, है ना, किसी अप्रिय चीजों से, किसी बुरे चीजों से अगर आप किसी को बचाते हैं तो आप उसको इंसुलेट करते हैं। तो चलिए इसका हिंदी की अगर हम बात करें तो बचाना, बस सरल भाषा में समझिए बचाना। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इंसुलेट का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा सील्ड, ठीक है ना। सील्ड मतलब ये होता है ना किसी चीज को बचाना या प्रोटेक्ट, सरल भाषा में कहें तो प्रोटेक्ट। अगर आप इसको सील्ड करते हैं, आप इसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि आप उसको बचाते हैं। इंसुलेट का मतलब होता है बचाना। चलिए इसके लिए एक और हमारा सिनोनिम है पूजन। पूजन का भी अर्थ होता है बचाना। तो चलिए अब इससे सेंटेंस थोड़ा देख लिया जाए, इसको इसके यूजेस को समझने के लिए कि इंसुलेट का इस्तेमाल इंग्लिश के फील्ड में कैसे करते हैं। एक साइंस में अलग से इंसुलेट होता है, हम उस इंसुलेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमारा इंग्लिश में इंसुलेट का क्या अर्थ है, हम लोग इस चीज को देखेंगे। जैसे देखिएगा, चिल्ड्रेन must be insulated from ठीक है ना outside influences। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इस लाइन का पहले हिंदी पहले समझा जाए। बच्चों को, देखिए बच्चों को बाहरी प्रभावों से, जो बाहरी जो प्रभाव बच्चों पर पड़ते हैं, ठीक है ना, बाहरी चीजों के जो प्रभाव बच्चों पर पड़ते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, असर, ठीक है ना, तो इनसे बच्चों को बचाए जाने की जरूरत है। बच्चों को जरूर बचाना चाहिए आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस से। आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस यूजुअली बैड ही होते हैं। चलिए तो बच्चों हमारा इंसुलेट का मतलब ही बचाना, रक्षा करना किसी को बुरी चीजों से। चलिए हम लोग बात को आगे चलते हैं, वर्ड नंबर 6। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो वर्ड नंबर 6 होगा। चलिए आइसोलेट, हमारा जो अगला जो वर्ड है वो है आइसोलेट। देखिए अगर आप किसी को आइसोलेट करते हैं, आप उससे अलग थलग करते हैं, अलग कर देते हैं। आइसोलेट पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब हुआ और इसका अर्थ होगा अलग करना। बस सरल भाषा में कहें तो अलग करना।
अगर आप किसी को आइसोलेट करते हैं आप उसको अलग करते हैं। चलिए क्या क्या सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अलग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ढंग के वर्ड है, तो कुछ बेहतर वर्ड है हमारे पास। चलिए इसके लिए हम लिख सकते हैं सेपरेट, अलग करना, ठीक है ना। अगर आप किसी को आइसोलेट करते हैं आप उसको अलग करते हैं। चलिए इसके बाद सेट अपार्ट, ये फ्रेज है अलग करने के लिए, सेट अपार्ट अलग करना, कीप अपार्ट अलग करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, आप ऐसे समझिए। डिटैच अलग करना, अटैच मतलब जोड़ देना, डिटैच अलग करना। और एक वर्ड बढ़िया वर्ड है सेक्लूड, सेक्लूड का भी अर्थ होता है अलग करना। चलिए सारे जो वर्ड है वो अलग करने के लिए अब इसका अपोजिट, इसका एंटोनिम्स थोड़ा देख लेते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, चलिए एसिमिलेट, बढ़िया वर्ड है एसिमिलेट, इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट, ठीक है ना, इंटीग्रेट, है ना, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। चलिए एसिमिलेट का मतलब होता है मिला देना, अगर दो चीजों को अगर आप एसिमिलेट करते हैं तो आप उसको मिला देते हैं। इनकॉर्पोरेट का भी अर्थ होता है थोड़ा शब्दों का केवल हेरफेर है, शामिल करना। और इंटीग्रेट का भी मतलब होता है शामिल करना, जोड़ना। चलिए ये देखिए शब्द एक ही है, भाव एक ही है, लेकिन शब्दावली जो है ना वो अलग अलग है। ये सब सेम शब्द है, मिला देना, शामिल कर देना, जोड़ देना, ये सब एक ही चीज है, ये अलग अलग चीज से ना समझे। तो इसके तीन अपोजिट हमने आपको दिया, एसिमिलेट, इनकॉर्पोरेट और इंटीग्रेट। अब जैसे आप इस वाक्य को देखें, इससे बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। आप इस वाक्य को देखिए तो आइसोलेट को आपको बेहतर रूप से समझ सकते हैं। पुतिन पॉलिसीज, जो पुतिन की नीतियां हैं, हैज आइसोलेटेड रसा, ठीक है ना, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो पुतिन की जो नीतियां हैं वो रूस को है ना शेष दुनिया से वो अलग थलग कर दिया है, ठीक है ना। ये पुतिन की जो नीतियां हैं वो रूस को शेष दुनिया से, दुनिया के बाकी देशों से अलग थलग कर दिया है। तो बच्चों ये आइसोलेट का यूज रहा। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 7। चलिए अब हम लोग वर्ड नंबर 7 की ओर चलते हैं, प्रोस्पेक्टिव। बहुत अच्छा ये वर्ड है प्रोस्पेक्टिव, बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि चीज आज नहीं है लेकिन कल हो सकता है, संभावित है ये, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव ये होगा, और इसका अगर हिंदी, अगर सरल हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है संभावित। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देखते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना, लाइकली, पोटेंशियल, लाइकली, पोटेंशियल, ठीक है ना, ये सब संभावित के, है ना। वुड बी का भी मतलब जो भविष्य में हो सकता है, ठीक है ना। वुड बी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि भविष्य में हो सकने वाला, संभावित। चलिए अब इससे एक सेंटेंस देखा जाए। चलिए ये क्या कर रहा है, ये वाक्य क्या कर रहा है, इंडिया इज अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर ऑफ G8, ठीक है ना। भारत जो है अभी G8 का एक सदस्य नहीं है, लेकिन जैसे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जैसे भारत का वर्ल्ड में महत्व बढ़ रहा है, इस हिसाब से हो सकता है कि भविष्य में भारत जो है वो G8 बन करके बदल करके G9 हो जाए। मतलब कहने का मतलब कि भारत जो है वो G8 का एक संभावित सदस्य है, अभी सदस्य है नहीं लेकिन सदस्य वो हो सकता है। देखिए ये पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है ना। पर्सपेक्टिव बायर्स होते हैं, पर्सपेक्टिव कैंडिडेट होते हैं, भविष्य में हो सकने वाले, ठीक है ना, जो अभी है नहीं लेकिन वो हो सकते हैं। पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल हम करते हैं। पर्सपेक्टिव बायर, इसका पेयर क्या है, प्रोस्पेक्टिव बायर यानी कि खरीदार, जो भी खरीदार है नहीं लेकिन कल के डेट में वो खरीदार हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट यानी कि अभी वो प्रत्याशी है नहीं लेकिन वो प्रत्याशी भविष्य में बन सकता है। ये सारी चीज प्रोस्पेक्टिव होते हैं। कोई एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव डेट होते हैं नहीं, संभावित तिथि होता है। तो प्रोस्पेक्टिव का एक ब्रॉड रेंज में इसका यूज है, ठीक है। चलिए हम लोग वर्ड को आगे लेके चलते हैं, हमारा वर्ड नंबर 8। अब हम लोग वर्ड नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है प्रोस्ट्रेट, ठीक है ना। वर्ड हमारा है प्रोस्ट्रेट। देखिए प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोस्टेट जो है ना एडजेक्टिव है, पहले इसके पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हैं। प्रोस्टेट एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है पेट के बल। यदि कोई व्यक्ति का पेट के बल लेटता है तो प्रोस्टेट लेटता है, ठीक है ना।
इसको सिंपल तरीका से समझे, पेट के बल। देखिए लेटने के दो तरीके हैं, एक पेट के बल होता है और एक पीठ के बल होता है ना। एक पेट के बल हम लोग लेटते हैं और एक पीठ के बल लेटते हैं। जैसे कि पेट के बल लेटने का मतलब क्या है कि चेहरा हमारा नीचे की ओर रहेगा, पीठ के बल लेटने का मतलब है कि चेहरा हमारा ऊपर की ओर रहेगा। तो लेटने के दो वर्ड है, एक है प्रोस्टेट और एक है सुपाइन। एक है सुपाइन। चलिए सुपाइन का भी अर्थ होता है लेटना, लेकिन ये कैसे ये व्यक्ति लेटेगा, ये पीठ के बल लेटेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ सुपाइन है ना योगा, अब आप सुपाइन योगा, आप योगा कैसे करेंगे, आपका चेहरा ऊपर रहेगा और आपका जो है ना चेहरा ऊपर रहेगा, इस अवस्था में होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हम लिख सकते हैं प्रोस्टेट योगा। अगर प्रोस्टेट योगा कहना है तो प्रोस्टेट योगा कैसा योगा होगा, जिसमें आपका चेहरा नीचे की ओर रहेगा। तो लेटने के दो तरीके हैं, प्रोस्टेट एंड सुपाइन। ये बहुत फेमस वर्ड है। चलिए इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा चेक करते हैं। चलिए तो इसका एक बढ़िया सिनोनिम्स है प्रोन। प्रोन का भी अर्थ होता है ना पेट के बल लेटना। पेट के बल लेटने के लिए भी वर्ड होता है प्रोन। चलिए इसको तोड़ के अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं लाइन फ्लैट। देखिए वैसे तो ये दोनों अपोजिट लग रहे हैं आपस में, ये पेट के बल और पीठ के बल ये दोनों अपोजिट लग रहे हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक अपोजिट है, देखिए प्रोस्टेट का जो राइट जो अपोजिट है एंटो, यहीं पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, इसका एंटो होगा इरेक्ट, है ना। इरेक्ट मतलब सीधा, आप ऐसे समझे, इरेक्ट का अर्थ होता है सीधा। आप है ना सीधा खड़ा होने को ना इरेक्ट कहते हैं, जैसे ये जो चीज है ना इरेक्ट अवस्था में। अच्छा इसका जो एंटो होगा, इसका जो एंटो होगा वो होगा आपका, चलिए इसका जो सर एंटो होने वाला है इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। चलिए इसका जो अपोजिट होगा वो होगा अपराइट। इसका जो अपोजिट होगा वो होगा अपराइट। दोनों का मतलब सीधा होता है, लेकिन शब्दावली का हेरफेर है। देखिए बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है। प्रोस्टेट और ये सुपाइन आपस में एंटोनिम्स ये लगते हैं, जैसे कि पेट के बल का अपोजिट हो जाएगा पीठ के बल, ऐसा हमें लगता है, लेकिन इनका वास्तविक एंटो क्या, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो इसका प्रोस्टेट का जो राइट एंटो होगा वो होगा इरेक्ट। यदि कोई चीज प्रोस्टेट है, सीधा ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है। अब इसका एंटो इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब वो सीधा खड़ा, सीधा खड़ा को हम इरेक्ट कहते हैं। इरेक्ट, ये देखिए ये जो पेन है ना ये इरेक्ट अवस्था में है। चलिए असुपाइन का जो अपोजिट होगा वो अपराइट होगा। अपराइट का भी मतलब सीधा, है ना। लेकिन देखिए दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन शब्दों का बस हेरफेर है, आप ऐसे समझिए। चलिए इस एक सेंटेंस से हम देख सकते हैं। चलिए ये थोड़ा सा इस चीज को देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, हिले प्रोस्ट्रेट, ठीक है ना। हिले प्रोस्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ टेम्पल, इसका हिंदी क्या निकलेगा, वो मंदिर के सामने, है ना। मंदिर के सामने कोई व्यक्ति कैसे लेटता है ना, तो वो दंडवत लेटता है, उसमें चेहरा क्या होता है नीचे की ओर होता है। तो वो मंदिर के सामने लेटा हुआ, मतलब वो लेट गया, वो मंदिर के सामने लेट गया। तो बच्चों हमारा ये रहा प्रोस्टेट नंबर 8 वर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 9 की ओर आगे मूव करते हैं। देखते हैं वर्ड हमारा नंबर 9 क्या है, रिफ्रेन। बहुत अच्छा वर्ड है। रिफ्रेन का मतलब होता है बचना, परहेज करना। ये रिफ्रेन वर्ब है। ये वर्ड नंबर हमारा 9, ये हमारा वर्ड नंबर 9 है, रिफ्रेन। अगर आप कोई चीज से रिफ्रेन करते हैं, आप उससे बचते हैं, बचना, दूर रहना, ठीक है ना। चलिए परहेज करना, ये सब चीज एक ही है, लेकिन शब्दों का केवल हेरफेर है, परहेज करना। चलिए अगर आप कोई चीज से रिफ्रेन करते हैं, आप उससे बचते हैं, इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा फ्रॉम। मतलब रिफ्रेन के साथ यदि हमें प्रीपोजिशन का आवश्यकता पड़े तो हम फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम इसके थोड़ा सा सिनोनिम्स को थोड़ा देख लेते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। चलिए रिफ्रेन मतलब बचना, तो और भी बचने के लिए वर्ड है डेसिस्ट। अगर आप कुछ को डेसिस्ट करते हैं, आप उससे बचते हैं। स्च्यू, अगर आप किसी चीज से स्च्यू करते हैं, आप उससे बचते हैं, ठीक है ना। ये सब बचने के लिए वर्ड है। कॉमन वर्ड हम कह सकते हैं अवॉइड, ठीक है ना, और एब्सटेन। ये सब का मतलब होता है परहेज करना, दूर रहना, बचना, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये वाक्य को थोड़ा सा देख लिया जाए, पीपल शुड, ठीक है ना, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग हियर। कोई कह रहा है ना, पीपल शुड, ठीक है ना, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग हियर, यानी कि लोगों को यहाँ धूम्रपान करने से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू शुड,
ठीक है ना, refrain from laughing at others, laughing at others। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, तुम्हें दूसरों के ऊपर हंसने से बचना चाहिए। तो रिफ्रेन बहुत ही ढंग का वर्ड है। रिफ्रेन का अर्थ होता है, रिफ्रेन बहुत यूज का वर्ड है, ढंग का वही वर्ड नहीं है, ये यूज का भी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का ये वर्ड है, जिसका अर्थ होता है बचना, दूर रहना, परहेज करना, मतलब उस चीज को नहीं करना। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 10 की ओर आते हैं, और हमारा वर्ड नंबर 10 है रिमोट। हमारा वर्ड नंबर जो 10 है वो है रिमोट। चलिए रिमोट पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है दूर, है ना, अगर कोई चीज अगर रिमोट है तो वो दूर पर स्थित है। चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लिया जाए, इसके क्या क्या सिनोनिम्स है। तो लिख सकते हैं फार अवे, डिस्टेंट, एक वर्ड है फार फ्लंग, ठीक है ना। चलिए इस सब का मतलब है, सबका वही हिंदी है जो कि रिमोट का हिंदी है, दूर अथवा दूर दराज, सब देखिए है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सेंटेंस के माध्यम से इसको समझा जाए रिमोट को, ठीक है ना। चलिए रिमोट प्लेसेस, रिमोट प्लेसेस, ठीक है ना, आर बीइंग कनेक्टेड विथ, रिमोट प्लेसेस आर बीइंग कनेक्टेड विथ द इंटरनेट। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसके हिंदी को थोड़ा सा समझा जाए कि दूर दराज के क्षेत्रों को, देखिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, दूर दराज के क्षेत्रों को, ठीक है ना, इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। चलिए हम लोग बात को हम लोग इसका एंटो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके अपोजिट क्या होंगे। चलिए इसके अपोजिट होगा क्लोज, है ना, नियर बाई, नजदीक, ठीक है ना। रिमोट का जो अपोजिट होगा क्लोज, नियर बाई। तो हमारा ये नंबर 10 वर्ड रिमोट रहा। चलिए हम लोग नंबर 11 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि अगला हमारा 11th वर्ड क्या है। चलिए रिक्विजिट, रिक्विजिट बहुत हाई क्वालिटी का वर्ड है, ये बहुत हाई क्वालिटी का वर्ड है। रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, रिक्विजिट मतलब आवश्यक, यदि कोई चीज यदि रिक्विजिट है तो वो आपके लिए आवश्यक है। चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिक्वायर्ड, ये क्यों है रिक्वायर्ड, ठीक है ना, एसेंशियल, नेसेसरी। चलिए ये सबका मतलब है आवश्यक, जरूरी, आवश्यक या जरूरी, सबका हिंदी वही है जो कि हिंदी रिक्विजिट का है, आवश्यक या जरूरी। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कि जरूरी नहीं है, जो कि जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हम इसके लिए लिख सकते हैं जो कि जरूरी नहीं है, इन एसेंशियल जो कि आवश्यक नहीं है, इन एसेंशियल जो कि आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। जो जरूरी ना हो गौण, आप इसको कह सकते हैं जो जरूरी ना हो, जो आवश्यक ना हो। चलिए ये हमारा रिक्विजिट का एंटो रहा। सेंटेंस इससे बेहतर समझा जाए। चलिए ये क्या कर रहा है कि दे हैव नो रिक्विजिट एक्सपीरियंस फॉर द जॉब। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उन लोगों के पास जॉब के लिए कोई आवश्यक जो अनुभव है, वह आवश्यक अनुभव जो जरूरी का अनुभव है, उस जॉब को करने के लिए जो जरूरी का अनुभव है ना, वो अनुभव उनके पास नहीं। तो ये रहा हमारा रिक्विजिट का यूज। देखिए बच्चों यूज तो आपको समझना है, केवल साइनो और एंटो को याद करने से आपका पर्पस कभी पूरा नहीं होगा। अगर लैंग्वेज पर बेहतर कमांड करना है, लैंग्वेज को अपने अंदर में रखना है और इसके यूजेस को समझना है, तो आपको सेंटेंस के थ्रू आपको जाना होगा। आप जितना सेंटेंस देखिएगा, जितने सेंटेंस को पढ़िएगा, आपको उतना ही बेहतर वो वर्ड समझ में आएगा। तो अगर अगर आपको लगता है कि बिना सेंटेंस पढ़े ही हम ऐसा एंटो साइनो याद करके काम चला सकते हैं, परीक्षा को निकाल सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। आप उसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बस याद रखने का एक यही तरीका है। वर्ड नंबर 12 की ओर हम लोग मूव करते हैं। 12 वर्ड हम लोग कर चुके हैं, और 12 वर्ड हमारा क्या था, तो 12 वर्ड हमारा रिवार्ड था, जो कि ये बात हो गया है, रिवार्ड वाली बात हो चुकी है। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 13 की ओर मूव करते हैं, स्पेसिफाई। चलिए स्पेसिफाई पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। स्पेसिफाई का मतलब बताना, कहना, है ना, जिक्र करना, बताना, कहना, जिक्र करना। अगर आप कोई चीज स्पेसिफाई करते हैं, आप उस चीज को बताते हैं, कहते हैं, जिक्र करते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, चलिए इसका सिनोनिम्स थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टिपुलेट,
स्टिपुलेट, ठीक है ना, मेंशन, साइट। इसका अर्थ होता है बताना, कहना। जैसे कि आप ये वाक्य देखिए और समझ में आपको पूरी तरह से आ जाएगा। चलिए आप इस वाक्य को देखिए और इससे आप स्पेसिफाई को समझे। ये स्पेसिफाइड नो रीजन, उसने कोई कारण नहीं बताया, किसी कारण का जिक्र नहीं किया। एंड लेफ्ट हिज होम, और अपना घर छोड़ दिया। तो अगर आप कुछ स्पेसिफाई करते हैं यानी कि आप उसके बारे में कहते हैं, कुछ बताते हैं। जैसे कि आप एक दूसरे सेंटेंस को देखिए, कोई व्यक्ति किसी से पूछ रहा है, कैन यू स्पेसिफाई, ठीक है ना, द साइज ऑफ योर हाउस। चलिए कोई पूछ रहा है क्या कि क्या तुम अपने घर के आकार के बारे में बता सकते हो कि घर कितने आकार में फैला है। तो चलिए एक सवाल है, तो स्पेसिफाई का ये यूज रहा। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 14 की ओर। अब हम लोग वर्ड नंबर 14 करने जा रहे हैं। चलिए वर्ड नंबर 14 क्या है, स्पॉन्टेनियस। वर्ड नंबर हमारा 14 है स्पॉन्टेनियस। चलिए स्पॉन्टेनियस एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, स्वतः, अपने आप। यदि कोई चीज स्वतः होता है, आप नहीं करते हैं, वो चीज अपने आप होता है, तो वो चीज क्या होता है, वो चीज स्पॉन्टेनियस वे में होता है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, इसके सिनोनिम्स देखा जाए। इसका सिनोनिम्स आसान है, इसका सिनोनिम्स है ऑटोमेटिक, स्वतः, ठीक है ना, वॉलंटरी, स्वतः। तो बस यही चीज है। अब जैसे कि देखिएगा, अब इसको मैं कहूं कि स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एक छोटा सा फ्रेज लेते हैं, ठीक है ना, ऑफर ऑफ हेल्प। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकालते हैं मदद का एक स्वतः, स्वतः आया हुआ ऑफर। मतलब मदद किसी से मांगा नहीं है, लोगों ने खुद मदद लेकर आए, ठीक है ना, और उसके लिए ऑफर किया। तो हेल्प के लिए जो स्वतः जो ऑफर आया है उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस ऑफर। यदि कोई ऑफर अगर स्पॉन्टेनियस ऑफर है, इसका मतलब है कि आपने नहीं मांगा है, लोग स्वयं चल कर रहे हैं आपके पास मदद देने के लिए। तो ये स्पॉन्टेनियस रहा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड स्पॉन्टेनियस। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नंबर 15 वर्ड है टेम्परामेंट। हम नंबर 15 वर्ड की ओर चलते हैं, तो हमारा अगला वर्ड है टेम्परामेंट। चलिए टेम्परामेंट जो है वो क्या है भाई, टेम्परामेंट पार्ट ऑफ स्पीच से नाम है और इसका आप ऐसे समझिए मिजाज या स्वभाव। किसी व्यक्ति का मिजाज या स्वभाव जो होता है वो उसका टेम्परामेंट होता है। इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका सिनोनिम्स है कैरेक्टर, नेचर, डिस्पोजिशन, है ना, कैरेक्टर, नेचर, डिस्पोजिशन, मिजाज या स्वभाव। जैसे कि हम लिख सकते हैं, देखिए तो शी हैज एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो मिजाज है, उसका जो स्वभाव है, कलाकार वाला स्वभाव है ना, वो कलाकारी में वो ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, उसका जो स्वभाव है वो कलाकारी वाला स्वभाव है। तो ये टेम्परामेंट रहा। वर्ड नंबर 16 की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 16 हमारा क्या है, तो टेस्टिफाई। चलिए ये हमारा वर्ड है टेस्टिफाई, अच्छा वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है। देखिए टेस्टिफाई वर्ब है और टेस्टिफाई का अर्थ होता है गवाही देना, है ना। टेस्टिफाई का अर्थ होता है गवाही देना, सबूत देना, विशेष तौर पर कोर्ट में, है ना। कोर्ट में जो आप गवाही देते हैं तो आप टेस्टिफाई करते हैं। चलिए ये प्रीपोजिशन देखिए, अब इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा। अगर आप गवाही किसी के पक्ष में देते हैं तो उस मामलों में प्रीपोजिशन फॉर, और गवाही किसी के खिलाफ देते हैं तो उस मामलों में प्रीपोजिशन अगेंस्ट। इसका मतलब क्या है कि अपने साथ ये फॉर और अगेंस्ट दोनों लेने वाले ये वर्ब है टेस्टिफाई। चलिए इसका साइनो देख लेते हैं, इसका साइनो क्या होना चाहिए। चलिए इसका सिनोनिम्स होगा बियर विटनेस, है ना, बियर विटनेस, है ना, गवाही देना, ठीक है ना। अगर आप बियर विटनेस करते हैं, आप गवाही देते हैं। जैसे कि देखिए दो लोगों में, दो भाइयों में, है ना, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, कोर्ट में बात गया, है ना। जब गवाही देने की बात आई तो क्या हुआ, he refused to testify, he refused to testify against his brother, ठीक है ना। he refused to testify against his brother, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसने अपने भाई के खिलाफ गवाही देने से, टेस्टिफाई का मतलब गवाही देना, गवाही देने से इनकार कर दिया। तो ये हमारा बहुत जबरदस्त वर्ड है टेस्टिफाई। नंबर हम लोग आते हैं, अब हमारा जो नंबर होगा वो 17 होगा।
चलिए 17वां वर्ड देखते हैं। 17वां वर्ड हमारा क्या है इस चैप्टर का? नंबर है ट्रेट। 17वां नंबर में है ट्रेट। देखिए ट्रेट नाउन है और ट्रेट का हिंदी क्या होता है? गुण या विशेषता। किसी व्यक्ति का गुण या विशेषता उसका ट्रेट कहलाता है। अब इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स होगा वर्चू, एट्रीब्यूट, वर्चू, एट्रीब्यूट, क्वालिटी, ये उसका ट्रेट है। ठीक है ना? किसी व्यक्ति का माना वर्चू, एट्रीब्यूट या क्वालिटी उसकी विशेषता होती है। जैसे आप इस वाक्य को देखें, ऑनेस्टी इज वन ऑफ हिज ट्रेट्स। इसका हिंदी एकदम सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सरल भाषा में हिंदी क्या निकलेगा कि ईमानदारी उसके गुणों में से एक है, मतलब उसमें कई गुण है और उसमें से एक जो है वो ईमानदारी है। तो किसी व्यक्ति का ट्रेट उसकी ईमानदारी होती है। वर्ड नंबर 18। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 18 की ओर। चलिए वर्ड नंबर 18 हमारा क्या कहता है? ट्रेंड। देखिए वर्ड नंबर 18 हमारा कहता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? नाउन। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? चलन, प्रचलन। ठीक है ना? किसी चीज का ट्रेंड जो होता है चलन या प्रचलन होता है। चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फैशन, फैशन, क्रेज। ठीक है ना? इसका जो सिनोनिम्स होगा फैशन, क्रेज, वोग, और इसका भी मतलब होता है चलन, प्रचलन। ठीक है ना? चलिए हम इसको अब थोड़ा सा सेंटेंस से समझ सकते हैं। न्यू वर्ड्स आर कमिंग इनटू न्यू वर्ड्स आर कमिंग इनटू ट्रेंड। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि नए नए जो शब्द हैं वह प्रचलन में आ रहे हैं। चलिए वर्ड नंबर 19 की ओर हम लोग मूव करते हैं। ट्रिवियल, बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रिवियल जो है ना ये बहुत बढ़िया वर्ड है। देखिए ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज ट्रिवियल है यानी कि वो महत्वहीन है, उसका कोई खास विशेषता नहीं है, उसका कोई खास महत्व नहीं। कभी आपने हिंदी सुनेगा गौण, गौण है ना, गौण या तुच्छ है ना, तो उसका जो अंग्रेजी है बढ़िया जो वर्ड है वो है ट्रिवियल। यदि कोई मैटर यदि ट्रिवियल मैटर है यानी कि वो मैटर गौण है, वो तुच्छ मैटर है, उसकी कोई खास महत्व नहीं। चलिए तो ट्रिवियल क्या? पार्ट ऑफ स्पीच से है, पार्ट ऑफ स्पीच से ये एडजेक्टिव है। चलिए इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स होगा इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है ना, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है ना। चलिए माइनर, पेटी, इस सब का मतलब क्या? छोटा मोटा, जिसका कोई खास महत्व ना हो। चलिए अगर इसका अगर एमेंटो के बारे में बात करते हैं, आप यहीं से इन हटा दीजिए और अन हटा दीजिए, आप एंटो तैयार। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। चलिए और इसका फिर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। चलिए महत्वपूर्ण। चलिए हम लिख सकते हैं क्या? देखिए तो एक्वायरल, एक्वायरल ब्रोक आउट, ठीक है ना, ओवर ए ट्रिवियल इशू। चलिए एक ट्रिवियल इशू, इसका हिंदी क्या निकलेगा? देखिए तो एक मामूली सी, एक तुच्छ सी बात पर है ना एक झगड़ा शुरू हो गया। एक वायरल ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब होता है शुरू हो जाना, किसी गलत चीज का शुरू हो जाना, ये ब्रेकआउट होता है। ठीक है ना? शुरू होना, अगर कोई गलत चीज शुरू होता है तो उसके लिए वर्ड हम फ्रेजल वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकआउट। चलिए इस चैप्टर का जो 20वां वर्ड है, 20वां वर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, टर्बुलेंट। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है टर्बुलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टर्बुलेंट। देखिए टर्बुलेंट क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। और टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? अशांत, है ना। बस इसको सरल भाषा में समझे, अशांत, जहां पर उथल पुथल ज्यादा मचा हुआ हो, उथल पुथल से भरा हुआ, उथल पुथल से भरा हुआ कोई जगह अगर टर्बुलेंट प्लेस है, इसका मतलब है कि वो उथल पुथल से भरा हुआ है, वो एक जगह अशांत जगह है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? थोड़ा इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो इसको तोड़ के लिखते हैं तो लिखेंगे हाईली डिस्टर्ब, हाईली डिस्टर्ब। यदि कोई जगह यदि टर्बुलेंट जगह है तो वहां पर काफी उथल पुथल मचा हुआ है। ठीक है ना? स्टॉर्मी, स्टॉर्मी, ठीक है ना। चलिए ये दो अच्छे वर्ड है, हाईली डिस्टर्ब से आप बात को बेहतर समझ सकते हैं। चलिए आज पाकिस्तान में देखिए, आज पाकिस्तान में सरकार आती है, सरकार जाती है, कोई सरकार 5 साल तक नहीं टिक पाती है। तो जो पाकिस्तान है राजनीतिक तौर पर कौन सा कंट्री है? राजनीतिक तौर पर एक अशांत कंट्री है, राजनीतिक तौर पर एक अशांत कंट्री है। इसी चीज को लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ पॉलिटिकली, पाकिस्तान इज अ पॉलिटिकली टर्बुलेंट कंट्री।
पाकिस्तान इज पॉलिटिकली टर्बुलेंट कंट्री। पाकिस्तान जो है वो एक राजनीतिक तौर पर एक अशांत देश है, जहां पर उथल पुथल हमेशा मचा रहता है। तो बच्चों, हमारा ये लेसन 3 कंप्लीट हो गया। इसके पहले हम लोगों ने लेसन 2 और लेसन 1 किया था। हार्ड वीक का आपका ये जो सीरीज है वो जारी रहेगा। आप इसे प्लीज 1 से लेकर के और इसके जितने चैप्टर्स हैं आप उसको लगातार सीक्वेंस में पढ़ते चलिए। उस समय के बाद आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। वॉल्यूम 1 में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं वो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, वो हर जगह इस्तेमाल में होने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।